नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज की हेडलाइंस में हमें 3 बहुत बड़ी खबरें एक मरतबा फिर आपके साथ शेयर करनी है। जो सबसे पहली खबर है और जो सबसे बड़ी खबर है वो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल जो पंजाब के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जो पिछले 4 साल पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर होती रही उनको एक्सप्लेन करता है। फरागोगी का के हवाले से कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं और इस इंकशाफात के अंदर कुछ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी शामिल हैं और एक बहुत मोटी ताज़ी रकम है जिसके बारे में ये बातें हो रही हैं, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक मौजू जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट के जो कॉन्विक्ट्स हैं उनके हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पाकिस्तान के इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुज़िश्ता कुछ दिनों में 2-3 जगह पर यह बात की है कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो कॉन्विक्ट्स होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट्स के अंदर एक इजाज़त होगी कि वो अपने केसेस को दोबारा से टेकअप कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के डिसीजंस के हवाले से। तो इस पर भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम छोटी सी बात करना चाहेंगे मुशर्रफ ज़ैदी साहब के हवाले से, जिन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला लिया और उन्होंने ये फ़ैसला ये लिया कि अतर काज़मी जो कि एक एनालिस्ट हैं और अमूमन समझा जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका एक शायद सॉफ्ट कॉर्नर है। आपको पता है बायसेस पाकिस्तान में तमाम सहाफ़ियों के होते हैं, इसमें कहीं पर भी कोई उनके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं मैं लगा रहा कि वो कोई लिफाफा या वगैरह जो अक्सर बातें की जाती हैं सहाफ़ियों के हवाले से, लेकिन उनके जो दलाइल होते हैं वो इन सिंक होते हैं विद PTI के जो अपने आर्गूमेंट्स होते हैं, टॉकिंग पॉइंट्स। तो उन्होंने कुछ बात की, वो आसमा शिराज़ी के एक प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में बहुत से तबकात जो हैं वो गुज़िश्ता कुछ दिनों में एक्सपोज हुए हैं और जब उन्होंने तबकात के नाम गिनवाना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि फेमिनिस्ट्स, दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा लिबरल्स और अभी तीसरा नाम लिया ही नहीं था, मगर मुशर्रफ ज़ैदी साहब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, फेमिनिस्ट ने क्या किया है? अगर शीरी मज़ारी जो हैं वो तीसरी मरतबा गिरफ़्तार हो गई जिसको कंडेम किया जाना चाहिए, हर हाल में एक बूढ़ी खातून है और उनको जो है वो जिस तरह से भी आप उनके सियासी नज़रियात से जितना मर्ज़ी आपको इख्तलाफ हो, लेकिन उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर उसके बाद उनको बेल दी गई, दोबारा गिरफ़्तार किया गया, दोबारा बेल दी गई, तीसरी दफ़ा गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इसमें हम कहीं से भी इसको जो है वो जायज़ नहीं समझते, लेकिन इसमें फेमिनिस्ट ने क्या किया है? ये क्या तरीका है कि हर पाकिस्तानी जो है वो थोड़े से के बाद हर पाकिस्तान के अंदर जो राइट विंगर्स हैं इनको एक मसला खड़ा हो जाता है कि जी ये जो 3 ख़वातीन 4 ख़वातीन जो हैं वो ये प्लेकार्ड्स उठाकर खड़ी हुई हैं औरत मार्च के नाम पर या औरतों के हुकूक़ के नाम पर, इनसे इनको क्या तकलीफ़ होती है ये समझने से वो भी कासिर थे और हम भी कासिर हैं। इसी तरह एक और वाक़या ये हुआ कि आसमा शिराज़ी साहिबा जो हैं उन्होंने अज़हर सिद्दीक़ जो PTI के लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, पाकिस्तान के बड़े सीनियर, उनके साथ बैठने से मंसूर अली खान के प्रोग्राम में इनकार कर दिया, जिसके कुछ देर के बाद आज़मा बुखारी जो PMLN की लीडर हैं उन्होंने भी वहाँ से बैठने से इनकार कर दिया और जो शो था उसके दरमियान में ही ये दोनों ख़वातीन उठकर चली गई और उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि अज़हर सिद्दीक़ साहब जो हैं वो उनके ऊपर इंतहाई घटिया इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, उनके ऊपर उनकी किरदार के हवाले से, उनकी सहाफ़त के हवाले से, ख़ातून होने की हैसियत से उनके ऊपर जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं उसके हवाले से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं इनके साथ नहीं बैठूँगी और उन्होंने इस प्रोग्राम का बॉयकॉट किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर अज़हर सिद्दीक़ साहब हैं तो मैं ना बैठती, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि यहाँ पर बैठने के लिए मेरे साथ अतर काज़मी साहब होंगे और आज़मा बुखारी होंगे और मंसूर अली खान होस्ट करेंगे। बाकी 2 अफराद तो थे, लेकिन अतर काज़मी की जगह अज़हर सिद्दीक़ साहब थे जिनके प्रोग्राम से जिनके साथ बैठने से उन्होंने स्क्रीन शेयर करने से इनकार कर दिया। ये बहुत ही एक अच्छा फ़ैसला है। उसकी वजह यह है कि किसी भी शख्स को इस तरह से ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के नाम के हवाले से इस तरह के इल्ज़ामात लगाना कि वो पैसे लेते हैं, लिफाफे लेकर ये बात कर रहे हैं या उनका किसी सियासी जमात से कोई फ़ायदे लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी अतर काज़मी साहब का जिक्र किया, तो अतर काज़मी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में अक्सर उनके दलाइल अगर होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई बेनिफिट्स लेना चाहते हैं PTI से, इस वजह से वो इस तरह की बात करते हैं। हो सकता है उनका नज़रिया हो ये, और जहाँ पर उन्होंने तनकीद करनी होती है वो तनकीद भी करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। इसी तरह आसमा शिराज़ी हैं, वो हुकूमत की तनकीद भी करती हैं, PTI की तनकीद भी करती हैं। हो सकता है कि वो कुछ मामलात में वो PTI के साथ आई टू आई ज़्यादा ना देखती हों बनिस्बत हुकूमत के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लिफाफे ले रही हैं या कोई भी सहाफ़ी लिफाफे ले रहा है। जो सहाफ़ी लिफाफे ले रहे हैं उनके बारे में पता चल जाता है उनकी तकरीर से, उनके वो तो जलसों में जा के तकारीर करते हैं। बहरहाल
ایک طرف تو یہ بات تھی جو کہ کرنی ضروری تھی، دوسری بات بھی میں کرتا چلوں اصل خبر کی طرف آنے سے پہلے کہ خواجہ آصف صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کنوکٹس جو ہیں ملٹری کورٹس کے، ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان ڈیسیشنز کو اپیل کر سکتے ہیں ہائی کورٹس کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بالکل ایک جو ہے وہ تھوڑا سا حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا جس کو کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو پاکستان کا ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو قانون ہے اس کے مطابق پاکستان میں ملٹری کورٹس کے ڈیسیجنز کو اپیل نہیں کیا جا سکتا، ان کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. وہ فیصلہ دے دیتی ہیں اور فیصلہ دینے کے بعد جو ہے وہ اپیل کی جا سکتی ہے ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، یہ کہہ کر کہ یہ جو ملٹری کورٹ نے میرے خلاف یہ فیصلہ دیا ہے، یہ ملٹری کورٹ اس کیس کو سننے کی مجاز ہی نہیں تھی. اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ سننے کی مجاز تھی تو پھر آپ اس کو اوور ٹرن نہیں کر سکتے. اب اس میں بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے جو مایہ ناز لائرز ہیں، پاکستان کے جو مایہ ناز ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے اس کے خلاف بات کی ہے. مجھے بڑا ایک مشہور واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک جالے کا کیس تھا، وہ سننے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے. تو جیک برانچ سے کوئی کرنل صاحب ہوں گے فوج کے، انہوں نے جو ہے وہ جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. تو سجاد گل نے کہا کہ میں نے ان کے سامنے جب دلائل دے رہا تھا تو کرنل صاحب نے کہا کہ سر جی جلدی اپنے دلائل ختم کریں، میں سزا بھی دینی ہوتی ہے پھر. تو انہوں نے سزا دینے کے لیے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اب یہ بھی ایک بڑے افسوسناک بات ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے لبرلز ہیں اور وہ فیمنسٹس ہیں جو بقول اطہر کاظمی صاحب کے ایکسپوز ہو چکے ہیں، وہ ملٹری کورٹس کے مسلسل خلاف بات کریں، جبکہ عمران خان کے اپنے لائر علی ظفر صاحب جو ہیں اور مختلف جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں بشمول فواد چودھری کے اور دیگر لیڈران کے، وہ اس وقت ملٹری کورٹس کے اندر پی ٹی آئی ہی کے ان ورکرز کی ٹرائلز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دیر کالنگ فار دیئر ٹرائلز، جہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ دو خبریں تھیں جن کے بارے میں بات کرنا ضروری تھی. پاکستان کے جو بڑے ججز ہیں، جو پاکستان کے مایہ ناز ججز ہیں، انہوں نے بھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے بڑی مختلف جو ہے وہ آراء نہیں رکھی ان لبرلز کے سے اور ان فیمنسٹ سے جو ان ملٹری کورٹس کی مخالفت کر رہے ہیں. ان لائک بیرسٹر علی ظفر صاحب، ان لائک فواد چودھری صاحب، ان لائک علی زیدی صاحب، کیونکہ پاکستان کے جو لبرلز ہیں ان میں ایک نام جو ہے وہ ایک وقار سیٹھ صاحب کا بھی آتا ہے، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، پشاور ہائی کورٹ کے. اور انہوں نے تمام جو اس قسم کے کیسز تھے ان کو ختم کر دیا تھا. کئی درجنوں کے حساب سے کیسز جو تھے جو ملٹری کورٹس نے کنوکٹ کیے تھے، انہوں نے جورسڈکشن کی بیسس پر ہی ان سب کو رگڑ دیا تھا. اور جب یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جب ترمیم آئی تھی تو جو دو ججز تھے جو ابھی بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے اس وقت بھی اس کے حوالے سے بات کی تھی، لکھا تھا اپنے ججمنٹس میں، ان میں وہ اب صرف دو ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کا ابھی تک حصہ ہیں. ان میں سے ایک ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ایک ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. یہ پاکستان کے دو اس وقت جو سینئر موسٹ ججز ہیں. اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے ملٹری کورٹس کے حق میں زمین آسمان کے کلاب میں ملائے تھے، جبکہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے اس کو ایک انتہائی غلط پریکٹس قرار دیا تھا. تو پاکستان تحریک انصاف خود فیصلہ کر لے کہ وہ اس کے دشمن کون ہے اور اس کے دوست کون ہے. فائنلی بڑی خبر یہ ہے جناب کہ فرح گوگی کے حوالے سے کچھ جن کا اصل نام میں آپ کو بتاتا چلوں فرحت جبین ہے، ان کو فرح گوگی کہا جاتا ہے تو وہ ظاہر منہ پر چڑھا ہوا ہے، لیکن فرحت جبین صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے ایک یہ الزام سامنے آیا ہے کہ چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب جو پنجاب کے سابق چیف منسٹر تھے، ان کے دور میں مختلف بیوروکریٹس کی ٹرانسفرز، پوسٹنگز وغیرہ کے حوالے سے اور کک بیکس کے اندر تقریباً 42 کروڑ روپے ایک صاحب جو ہیں ان کے جو کہ فائنینسز کو مینیج کرتے تھے فرحت جبین صاحبہ کے، وہ انہوں نے ان صاحب نے حاصل کر کے اور ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہیں. اور اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ احمد منصور نواز جو صاحب ہیں، انہوں نے اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو دی ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کو، اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 42 کروڑ روپے انہوں نے فرح گوگی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے، جو کہ انہوں نے ٹاپ بیوروکریٹس اور جس کے اندر پرنسپل سیکرٹری اور چیف منسٹر کے جو چیف منسٹر طاہر خورشید جن کو ٹی کے بھی کہا جاتا تھا، اور لاہور کے ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید جیسے بڑے بڑے نام اس کے اندر شامل ہیں. اس کے علاوہ ڈی جی ایل ڈی اے عثمان معظم جو سابق تھے، ان کے بھی نام اس کے اندر شامل بتایا جا رہا ہے. ڈاکٹر سید بلال حیدر، آصف بلال لودھی، احمد عزیز تارڑ اور مختلف افراد جو ہیں وہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نام شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جو نواز صاحب ہیں، یہ مطلب احمد منصور نواز صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سب لوگوں نے پیسے ہمیں بیوروکریٹس نے دیے تھے
اور फराह गोगी के अकाउंट में जमा हुए थे। और जो एक सीनियर ऑफिशियल हैं जो कि इस केस को देख रहे हैं एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से, तो उन्होंने ये बताया कि जब हमने कोऑपरेट करने की कोशिश की गई कि किस वक्त ये पैसे जो हैं वो जमा हुए हैं और अकाउंट डिटेल्स उनके पास मौजूद हैं, तो वो जब पैसे चेक किए जाते हैं कि किस दौर में दिए गए हैं, किस महीने में, किस साल में, किस तारीख़ों में वो पैसे जमा हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये जो अकाउंट्स की जो अंदर पैसे लिखे हुए हैं ये मैच कर रहे हैं उन ट्रांसफर्स पोस्टिंग से जो बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने हासिल की हैं उन्हीं दिनों के अंदर। इसके अलावा ये भी जो है वो अहमद मंसूर नवाज़ साहब ने ये भी लिखा है कि ये जो लोग थे ये ना सिर्फ पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स के पैसे दिया करते थे, बल्कि एक उसी पोजीशन पर रहने के लिए माहवार भी एक रकम थी जो कि ये पहुंचाया करते थे, और वो तमाम जो प्रोसीड्स थी वो पहुंचाई जाती थी फिर इन साहिबा के अकाउंट के अंदर। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि मज़ीद कुछ जो लोग हैं उनके भी नाम सामने आ सकते हैं उस्मान बुज़दार के दौर में जिन्होंने ये हासिल किया। और ये भी एंटी करप्शन के जो एक से ताल्लुक़ रखने वाले एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने भी द फ्राइडे टाइम्स से, हसन नकवी की ये स्टोरी है और उन्होंने ये बात की है कि ये जो बी टीम के तौर पर ये सारी की सारी जो ब्यूरोक्रेसी थी ये फराह गोगी की बी टीम के तौर पर काम कर रही थी, जो ब्लैक मनी, कमीशंस, किकबैक्स में से पैसे मिलते थे वो उन तक पहुंचाते थे, और इलीगल ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स भी होती थी। और बहुत सारी मौके पर इलीगल होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कोई अफसर क्या आया वाक़तन कॉम्पिटेंट है किसी काम के लिए, वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसके हवाले से भी उन्होंने जो है वो बात की है। तो ये कुछ ख़बरें हैं जो कि बहुत ही इस वक्त गर्दिश में हैं, और हसन नकवी साहब ने जो है वो ये बड़ा जो है वो ख़बर बड़ा एक तहलका खेज़ इंकशाफात जो है उन पर मबनी ये ख़बर की है। 2018 से 2022 के दरमियान पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर और जो पाकिस्तान के ओवरऑल पंजाब के अंदर गवर्नेंस की हालत थी, वो तो आप जानते ही हैं कितनी तेज़ी से चीफ़ मिनिस्टर्स तब्दील होते थे। तकरीबन 6-7 के करीब जो है वो IG पंजाब तब्दील हुए 3-3.5 साल के अंदर। तकरीबन यही तादाद जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ की और दीगर जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनकी जो तादाद थी वो भी इतनी ही जल्दी तब्दील होते रहे, वो भी, तो उनकी भी एक बड़ी तादाद है। तो ये और उसकी वजह से सारा ज़ाहिर है कि निज़ाम जो है वो ब्यूरोक्रेसी का हिल जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये तो बात समझ में आती है कि कुछ गलत ज़रूर था। अब क्या वो वाक़तन यही गलती थी, या वो गवर्नेंस की गलती थी, या जिन लोगों ने इन ब्यूरोक्रेट्स को संभालना था उनको समझ नहीं आ रही थी? फराह गोगी अगर कर रही थी ये सब कुछ, तो क्या उनका अपना ज़ाती इसके अंदर सिर्फ मफाद शामिल था? लेकिन फराह गोगी की क्यों मानी जा रही थी? उनके तो बड़े पावरफुल कनेक्शंस भी बताए जाते हैं फर्स्ट फैमिली तक उस वक्त की जो थी पाकिस्तान की, तो उन तक, तो क्या वो भी इसमें मुलव्विस थे या कोई भी मुलव्विस नहीं था और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक विच हंट है? ये इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही सामने आ सकेगा। फ़िलहाल के लिए यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो बड़ी फैमिलीज़ हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है इसके अंदर करप्शन रैम्पेंट है, और उसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से, हेडलाइंस के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।